ओके, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछा है उस पॉइंट को। क्वेश्चन ये है कि भाई लैटिस एनर्जी क्या होती है, ये तो हमने पहले डिस्कशन कर चुके हैं, यस और नो। लेकिन लैटिस एनर्जी बेसिकली बेटा किस तरीके से रिलीज हुई ये मैंने आपको समझाया था। क्या समझाया था कि गैसियस आयंस हैं कैटाइन और एनाइन, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है और वो अट्रैक्टिव फोर्स हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा कि भाई वो एनर्जी रिलीज करने के लिए मजबूर हो रहा है। तो ऑब्वियस है कि बेटा मैंने वहां क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से और आप लोगों ने रिप्लाई दिया था कि भाई गैसियस आयंस हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और वो जब कन्वर्ट हो रहा है तो कहां जा रहा है, सॉलिड में। तो गैसियस से सॉलिड में जा रहा है तो ऑब्वियस है कि बेटा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो इससे तो साफ साफ पता चल रहा ना कि एनर्जी रिलीज होगी। तो यही कॉन्सेप्ट था। डन? बोलिए, और किसी को कोई डाउट? बोलो, पक्का? ठीक है। तो बेटा हमने लास्ट लैटिस एंथैल्पी को डिस्कशन किया था, और अगर किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम आगे जो मूव कर सकते हैं वो नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं आगे जाके एक लास्ट कंपैरिजन भी जरूर यहां पर करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा पहले बेसिक समझते हैं ताकि अपने को आगे कनेक्टिविटी इसके बेसिस पे मिले। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है ना। आज थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। ऐसा होगा इसको, क्योंकि ये एक क्लास में कंप्लीट होने वाला वैसे टॉपिक भी नहीं है बेटा, लेकिन बेसिक थोड़ा सा हम आज समझेंगे ताकि इसके बेसिक चीजों को प्रॉपरली कनेक्ट कर पाए। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप प्रॉपरली ये समझ पाओगे कि एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात क्यों की जाती है, उसका रोल क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब आपको यहां से पता चलेगा। देखो कभी कभी क्या होता है बेटा, हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं बता देता हूं, इसलिए जहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो पहले ही चीज को डिस्कस कर लेता हूं। कभी कभी आपने देखा होगा बेटा, आप कंफ्यूजन में जब आते हो वो बात आती है कि स्पेशली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो साथ में चलने वाले हैं, उसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाँ कि ना? पक्का? हाँ, तबीयत ठीक है ना? बढ़िया। तो अब अगर बेटा हमारे पास इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की बात आ रही है तो मेरा कंसर्न बस इतना है बेटा, आप पहले एक जो रिलेट करो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ रिलेट मत करो, कम से कम जब तक ये पूरा ना हो। हाँ, पूरा हो जाए फिर आप रिलेट करो। क्यों? क्योंकि पूरा होने तक आपको एक एक छोटी छोटी चीजें उसको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा, और जैसे ही पूरा हो जाएगा तो फिर आपको ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, और इधर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। तो सबके डिफरेंस आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो आपको क्या होगा, ऑटोमेटिकली खुद उनको एक दूसरे से अलग आप कर सकते हो। तो कंपैरिजन नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए वो टॉपिक अलग हो जाएगा। लेकिन आप यहीं से उसको अगर कंपेयर करना स्टार्ट करोगे ना तो टॉपिक कंप्लीट तो हुआ नहीं है, तो फिर क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो वो मैं नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं आपको पहले कह दे रहा हूं कि बेटा कि कंपैरिजन करना मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद जब मैं आपको बोलूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खत्म, जैसे मैंने आज बोला कि भाई लैटिस एंथैल्पी कल हमारा कंप्लीट हो गया था, यानी लैटिस एंथैल्पी कंप्लीट। अब अगर आपको कहीं कंपैरिजन करना है, कहीं कोई दिक्कत आती है, अपन लड़ सकते हैं। ऐसे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा हूं कि आप कंपैरिजन करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टॉपिक कंप्लीट हो जाने के बाद
लेकिन आप पहले कंपैरिजन करोगे तो आपको यही नहीं पता अभी तक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, सोचते कैसे हैं। केवल एक लाइन से डिफाइन करने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खत्म नहीं हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि पहले एक बार अच्छे से समझना। मैं पूरा टॉपिक जब तक कंप्लीट ना करूं, जब तक आपको एक एक चीज एक्सप्लेन ना करूं, तब तक आपको कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एक्सप्लेन कंप्लीट कर दूंगा तो आपको बता दूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खत्म, फिर भले ही आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी को कंपेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है। बात ये आती है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली, देखो ध्यान देना बहुत अच्छे से। मैं पहले थोड़ा सा आपको ये समझाता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, फिर थोड़ा सा एक एग्जाम्पल को अलग तरीके से एक्सप्लेन जरूर करूंगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि किसी भी, देखो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्सप्लेन करने का रोल बिल्कुल अलग है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, जबकि मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी को अलग तरीके से समझाया है। आप जब मैं यहां पर लिखूंगा तब भी आप समझोगे, जब मैं बोल रहा हूं वो भी आप समझना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब यह होता है कि बेटा कोई एक दो एटम है, उनके बीच में सपोज करो ये बॉन्ड बना है। ये जो बॉन्ड बना है बेटा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर सेंटर में प्रेजेंट हैं, दोनों के एग्जैक्टली सेंटर पे प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब इन इलेक्ट्रॉन के लिए इन इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए जितना फोर्स ये एटम लगा रहा है, उतना ही फोर्स ये एटम भी लगा रहा है। तो दोनों का फोर्स क्या हो गया बेटा? इक्वल। अगर इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या है बेटा? हमारे पास ना इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। लेकिन सपोज करो बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन इसकी ओर को ज्यादा मूव कर रहे हैं, मतलब ये खींच इजीली पा रहे हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन इस साइड को ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो इससे दूर होगे इसके नजदीक होगे। अगर ऐसा, यानी एक टाइप से मैं बोल सकता हूं कि बेटा वो एक अनसिमेट्रिकल कंडीशन क्रिएट हो जाए या इम्बैलेंस कंडीशन क्रिएट हो जाए, जिससे इलेक्ट्रॉन सेंटर पर नहीं रह पाए। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस एटम की ओर को ज्यादा मूव किए तो इसका मतलब यह है कि वो इजीली उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को खींच पाएगा या रख पाएगा। तो जो अच्छे से खींच के रख पाएगा बेटा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ज्यादा, और जो नहीं रख पाएगा तो ऑब्वियस है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी? कम। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो आई रिपीट, द पॉइंट इज बेसिकली कि इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास सेंटर से किसी एक पर्टिकुलर एटम की ओर को मूव कर रहे हैं, इसका मतलब बेटा कि वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बता रही कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अंडरस्टूड एवरीवन? और उसके अपोजिट एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा? कम। क्या मेरी बात सब लोग समझे? यस और नो? तो अब मैं उसी चीज पे जा रहा हूं। तो अब सबसे पहले ये बता रहा हूं कि बेटा इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं जाई से। किससे? ठीक है, इसको लिखा जाता है एक्स आई, जाई। ठीक है, और देखो वो जो आप यहां पर प्रॉपरली एक्स बना रहे हो, एक्स नहीं है, वो आपका क्या है बेटा? ऐसा जिगजैग एक्स है। तो इसलिए नॉर्मल एक्स और जैसा जो आपके सामने जिगजैग एक्स बना है बेटा, इसमें डिफरेंस है क्योंकि उसको बोला जाता है जाई। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब मैं ये बात कह रहा हूं यहीं से बेटा कि सपोज करिए जो एटम ए है और बी है, इसके बीच में एक बॉन्ड बना है। ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बना है, जिसे मैंने बोला कि वो कोवेलेंट बॉन्ड आपको दिख रहा है। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा, वो हमारे पास, सपोज करें इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन अगर मेरे सेंटर पे प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन मेरे यहां पर प्रेजेंट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन सेंटर पे प्रेजेंट है तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर इस तरीके से वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है। बट इफ इन केस, यहां से पहला केस बनाता हूं, पहला केस बनाते हैं बेटा, तो हम ये कहते हैं कि ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन ए की साइड को प्रेजेंट है। तो इससे साफ साफ पता चलेगा बेटा, आप दिखाते हो कि ए की साइड को पता है तो ये क्या फील करेगा? इस पे इलेक्ट्रॉन कम है, इस पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, और ये क्या फील करेगा? मेरे पे इलेक्ट्रॉन। तो उसके बेसिस पे जो चार्ज क्रिएट होता है सिग्मा नेगेटिव, सिग्मा
पॉजिटिव। तो इससे ये कंक्लूजन होता है बेटा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। अब मैंने ये एलिमेंट तो हाइपोथेटिकल लिए ना, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट तो लिए नहीं है, तो हाइपोथेटिकल लिए तो केस तो ऐसा भी बन सकता है ना बेटा, हमारे पास ए और बी में केस ऐसा भी पॉसिबल कि वो इलेक्ट्रॉन आपके बी की ओर को शिफ्ट हो। तो ये कंडीशन में ऐसा भी पॉसिबल, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं? यस और नो? अगर समझ पा रहे हैं बेटा तो ऐसा भी कंडीशन पॉसिबल है, तो यहां क्या कहोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ। क्या मेरी बात सब लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं बच्चे? एवरीवन? जी हाँ, तो बॉन्ड टूटा थोड़ा ना बेटा, देखो कंप्लीट चार्ज तभी आता है जब बॉन्ड टूटेगा, लेकिन यहां बॉन्ड तो टूटा ही नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द ए और टूवर्ड्स द बी गए हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि कंप्लीट ए के पास जा चुके हैं या कंप्लीट बी के पास जा चुके हैं। अगर सेंटर से टूवर्ड्स द पर्टिकुलर एटम मूव कर रहे हैं, मतलब वो पार्शियल शिफ्टिंग हुई है, तो पार्शियल शिफ्टिंग की वजह से चार्ज भी पार्शियल लिखा है मैंने, कंप्लीट तो लिख नहीं सकता हूं, ठीक है ना। इसलिए बेटा हम यहां पर ये कह रहे हैं। तो मेरी बात सबको समझ में आई? मतलब देखो अल्टीमेटली एक बात तो मैं आपको कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नथिंग बट अ स्पेसिफिक फिनोमेना, इट इज अ कंटेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि वो इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से रख पा रहा है, कितना अच्छे से संभाल पा रहा है, ये एक ऐसा फिनोमेना है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर को, सपोज करो आपने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर को खींच तो लिया, लेकिन वो संभाल पाओगे कि नहीं संभाल पाओगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने लिखा इसी बेसिस पे, मतलब जो अपनी ओर को खींचना चाह रहा है तो वही चाह रहा है ना कि मैं संभाल पाऊंगा। ये सुनो भाई, मैंने आपको या बहुत सारे यहां से सर लोगों ने आपको ये बताया था कि बेटा अगर नहीं हो रहा है, आपकी कैपेसिटी से अप जा रहे हैं, तो आपसे नहीं हो पा रहा है, तो बेटा आप छोड़ दो। समझे कि नहीं समझे? तो मैं ये कह सकता हूं कि बेटा अगर वो एलिमेंट जो ए या बी जो भी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर को खींच रहा है बेटा, अगर उसमें वो कैपेसिटी नहीं होगी इलेक्ट्रॉन को खींच के रखने की, या वो इलेक्ट्रॉन को अपना खींचना तो चाहता है लेकिन खींच नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब बेटा उसकी कैपेसिटी के बाहर। तो वही क्या है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर खींच के रख पा रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अगर नहीं पा रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। समझे? यस और नो? हाँ, मतलब वही मैं भी कह रहा हूं ना कि इस केस में मैंने सिंपल बना रखा है, तो आप ये कह सकते हो कि भाई यहाँ केस अगर तीसरा बनाना भी है तो अगर सेंटर पर रहेगा तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल भी हो सकती है, यानी वो तभी पॉसिबल है जब सेम टाइप ऑफ एटम होगा। सीधी सी बात है बेटा यार, समझे? मतलब अगर बेटा यहां से वो दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों एटम कैसे हैं? समझे? तो मैं वही पॉइंट आपसे समझाना चाह रहा हूं बेटा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बेसिकली डिफाइंड इज अ प्रोसेस कि हाउ टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन विल अरेंज इन अ पर्टिकुलर पार्ट, कि वो पर्टिकुलर एटम अपने उस इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज करके रख पा रहा है। अगर वो खींच के अपने पास रख पा रहा है, अगर वो रखना चाहता है तो रख रहा है, तो इसका मतलब क्या है बेटा? वो इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, और खींचेगा तो उस पर सिग्मा नेगेटिव चार्ज आएगा और बाजू वाले पे सिग्मा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम ये कह रहे हैं बेटा जिसने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर को खींचा, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि वो खींच के अपने पास रख सकता है। अंडरस्टूड एवरीवन? जबकि अब मुझे बताओ बेटा, यही मैं कहना चाह रहा हूं, क्या ये बात हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इसी तरीके से कही थी? कैसे कही थी फिर? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में या इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में हमने क्या कहा था वहां पर बात? क्या बात कही थी? बोलो। सबसे पहले ध्यान दो, वहां आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात हुई थी। आप, यही मैं आपको बता रहा हूं बेटा, आप लेवल से कनेक्ट करो चीजों को सीधा सीधा।
यहां कहीं मैंने ऐसे कोई बात कही? क्यों? क्योंकि मैंने आइसोलेटेड गैसेस एटम की बात क्यों नहीं कही? क्योंकि यहां पर मैंने तो आपके मॉलिक्यूल ही ले लिए ना सीधे सीधे, तो एटम की तो बात ही नहीं हो रही है ना। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? तो दो चीजें ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंशिएट कर रही है, लेकिन मैं आपको कनेक्ट आप खुद भी कर रहा हूं। देखो, आपको कह रहा हूं कि अगर आप रिलेट कर रहे हो तो चीजों को समझो। तो वहां पर हमने किस तरीके से डिफरेंशिएट किया था उसको, कि वहां आइसोलेटेड गैसियस एटम लिया था, हाँ कि ना? समझे? और वो जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, ऐसा नहीं किया था इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था। क्या वहां पार्शियल चार्ज की बात हुई थी? बोलो। तो खत्म कहानी, यहां से समझ में आ जानी चाहिए फिर बेटा, हाँ कि ना? कहानी यहीं से समझ में आ जानी चाहिए कि वहां पर इलेक्ट्रॉन वो कंप्लीट गेन कर रहा था तो कंप्लीट चार्ज आ रहा था, यहां तो पार्शियल चार्ज की बात हो रही। अंडरस्टूड एवरीवन? अरे समझे मेरी बात को सब लोग बेटा? पक्का? सो आई रिपीट के विच वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं, किस तरीके से डील कर रहे हैं, तो पहले यह समझना बहुत जरूरी है। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर आप डील कर रहे हैं बेटा, तो मैंने आपको बोला कि भाई आप ये देख पाएंगे कि उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को मैं किसकी ओर को शिफ्ट कर रहा हूं, और उसके बेसिस पे मैंने उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रखी है। यहां पर मैंने जस्ट बात करी हाइपोथेटिकल कंडीशन के लिए। किसके लिए बात करी? हाइपोथेटिकल, क्योंकि दोनों एटम मैंने ए और बी माने, मतलब हाइपोथेटिकल एटम है। तो बेटा फिर ऐसा हो सकता है कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की भी ज्यादा हो सकती है, बी की भी जा सकती है। जिसकी ज्यादा होगी बेटा उसके बेस पे केस बनेंगे। इसे मैंने दो केस अलग अलग आपके सामने बनाए हैं। एनी डाउट? बोलो बच्चों, क्या मेरी बात सबको कनेक्ट हुई कि नहीं हुई? पक्का एवरीवन? ठीक है। दूसरी बात बेटा, अब यहां पर बात आती है कि जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिलेट करते हैं, इस चीज को समझते हैं, तो कॉन्सेप्ट यहां पर यह कहता है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, वो बात की बात है। अभी हम वहां नहीं जा रहे हैं। अभी हम यह समझते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करने के बेसिक 3 पॉइंट्स थे। तो अब जैसे हमने रेडियस पढ़ा था ना, एटॉमिक रेडियस पढ़ा था, तो 3 टाइप से रेडियस को डिफाइन किया था। ऐसे ही बेटा यहां पर हमारे पास 3 टाइप के स्केल आएंगे जिससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन कर पाएंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? सो द 3 डिफरेंट मेथड, थ्री डिफरेंट मेथड या स्केल, ठीक है, और स्केल which is observe the electronegativity of a particular element. Okay, 3 basic method, जो अलग अलग मेथड हैं, उन डिफरेंट मेथड से मैं उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने की बात करूंगा। बात समझ में आ रही सबको? यस और नो? हाँ जी। 3 मेथड हैं बेटा जिससे हम यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 अलग अलग पाथ से एक्सप्लेन की जाती है। इसलिए तो मैंने पहला ही पॉइंट बोल दिया कि बेटा जैसा हम एटॉमिक रेडियस पढ़ चुके थे 3 अलग अलग बेसिस पे, उसी तरीके से यहां पर भी बात करेंगे। उसमें तो कुछ है ही नहीं, मेथड के अंदर कोई चीज समझ में नहीं आता अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3 अलग अलग मेथड्स यहां पर हैं, जिसमें मैंने आपको बोला जिनको हम स्केल भी कहते हैं। इससे पहला हमारे पास आता है बेटा यहां पर जो फर्स्ट मेथड है या फर्स्ट स्केल है, वो है पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शॉर्ट फॉर्म में बेटा मैं EN लिखूंगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए यहीं लिख दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में EN लिखूंगा। सेकंड हमारे पास आता है बेटा मुलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मुलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड थर्ड हमारे पास आता है बेटा ऑलरेड रोचो
ऑलरेड-रोचो स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों हम यहां पर डिस्कशन करेंगे बेटा, तो थोड़ा ध्यान देना। और फिर मैं आज तो जनरल डिस्कशन करूंगा, आगे जाके मैं कुछ एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद रखने के लिए जरूर बोलूंगा, तो उनको हम याद रख पाए, अच्छे से ध्यान रखना। फर्स्ट है पॉलिंग स्केल, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा, वेरी वेरी, हाँ बेटा कुछ कह रहे, ऑलरेड-रोचो, ALREDRACHOW, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारा एप्लीकेबल भी है आगे चल के। ठीक है, तो तीन अलग अलग साइंटिस्ट जिनने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया था। देखो, क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी यहां से बनते हैं, वो अलग अलग लेवल के, उनकी बात हम बाद में करेंगे, वो फॉर्मूला बेस्ड चीजें जो अलग आएंगे वो बाद में आएंगे। मैंने इसलिए आपको बोला कि आज हम थोड़ा बेसिक चीजों को जरूर कनेक्ट करें ताकि हमें समझ पाए। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक है? मैं पीछे कह रहा हूं, तुझे नहीं बोल रहा हूं, वो पीछे देखना, तू मत पीछे देखना, तेरे को बोल रहा हूं। हाँ, तबीयत ठीक है तो आराम से बैठना है, बस हंसते रहेंगे अपन, पढ़ेंगे भी तो सही ना, है ना। तो तीन अलग अलग साइंटिस्ट बेटा, जो 3 साइंटिस्ट जिनने अपने अपने बेसिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन किया, एंड द मोस्ट पॉपुलर एंड द फाइनली मैक्सिमम यूज होने वाला जो हमारे पास यहां पर स्केल है बेटा, वो पॉलिंग स्केल होगा। मोस्ट पॉपुलर के साथ साथ बेटा जो कंप्लीटली अगर कहीं पर भी एप्लीकेबल है वो पॉलिंग स्केल है। इसलिए आगे चल के मैं भी बेटा कि मुलिकन हो चाहे ऑलरेड-रोचो, इन सब ने पॉलिंग स्केल को प्रायोरिटी देते हुए अपने जो भी चेंजेस किए वो ताकि पॉलिंग स्केल से मैच कर पाए, ऐसा मेथड उनने दिया। तो पॉलिंग क्यों एप्लीकेबल हुआ बेटा, उसके पीछे बहुत सारे कंडीशंस हैं, लेकिन पॉलिंग ने जो बात कही बेटा उस चीज को समझने की कोशिश करना। पॉलिंग के अकॉर्डिंग उसने, देखो मैं आपको उस कैलकुलेशन वाले पार्ट में नहीं जा रहा हूं, थोड़ा सा कनेक्ट करिएगा मेरी बात को, ठीक है, मैं कैलकुलेशन वाले पार्ट में नहीं जा रहा हूं, बट चीजों को बेसिक सिंपल उसने किस तरीके से एक्सप्लेन किया था बेटा वो समझने की यहां पर कोशिश करिएगा। तो हमारे पास जो यहां पर पहला पार्ट हम ले रहे हैं, पॉलिंग की बात करें बेटा, पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। So according to Pauling scale of electronegativity, the reference atom is hydrogen atom. The reference atom is hydrogen atom, and the electronegativity of reference atom is 2.1. I repeat, according to Pauling scale of electronegativity, the most important point is the one atom is a reference atom, that is known as hydrogen atom, and hydrogen atom is the reference atom. It is the electronegativity of hydrogen atom is 2.1, and hydrogen atom जो 2.1 है उसके बेसिस पे उसने डिफाइन क्या किया कि हाइड्रोजन एटम से ऊपर वाले जितने भी हैं वो बेटा सबके सब नॉन मेटल हैं। क्या बेटा? नॉन मेटल। और हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी हैं वो सब क्या है बेटा? आपके मेटल है। इज दैट क्लियर एवरीवन? एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन, जिसकी यूनिट होती है बेटा 4.0 या जिसकी वैल्यू होती है मैं कहूंगा बेटा 4 हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल। उसने कैसे कैलकुलेट किया बेटा ये सेकेंडरी पार्ट है, मैं फिर से बात कर रहा हूं, मैं सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखने के लिए नहीं कहूंगा, कुछ की जरूर कहूंगा, लेकिन उसने डिफाइन जो किया बेटा पहले उसको समझें। अंडरस्टूड एवरीवन? आई रिपीट, द पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बेसिकली based on the reference atom, and the hydrogen atom is a reference atom according to Pauling scale.
तो हाइड्रोजन एटम को उसने हाइड्रोजन एटम को उसने क्या किया बेटा, रेफरेंस एटम मान लिया, और हाइड्रोजन एटम के बेसिस पे उसने चीजों को डिफाइन किया कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो होंगे, जिससे हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले जो होंगे बेटा, वो सब क्या है बेटा, आपके नॉन मेटल है, और हाइड्रोजन से नीचे वाले जो होंगे सबके सब वो क्या कहलाएंगे। अब ध्यान दो, अब सबसे अच्छी बात आती है। अब क्या है ना बेटा, कभी कभी एनसीईआरटी में देखो, मैं आपको बता भी दे रहा हूं, कहीं कहीं ना कहीं पर चीजों को हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होकर समझना होता है। अगर हमारे अंदर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, चीजों में बस उसको खींचते हैं। अब आपको मैंने देखो यहां से भी समझा दिया, तो आपको कभी भी ये लगे कि भाई यार एनसीईआरटी में एक जगह पर उसको मेटल दिया, एक जगह पर नॉन मेटल दिया है, तो आप सीधे सीधे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उठाओ और चेक करो, देख लो, वहां से पता चल जाएगा कि एक्चुअल उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी है। अब बात ये आती है बेटा कि एनसीईआरटी जो दिया होता है हमें वही लेके चलना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी वो चीजें हमें हजम नहीं होती कि एनसीईआरटी में दिया है मतलब वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अपने को सही करने के लिए फॉलो भले एनसीईआरटी करना है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक हमारे लिए एनसीईआरटी ही रहेगी। क्या मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं? लेकिन ये ध्यान रखो बेटा कि हम एक उसको क्रॉस वेरीफाई कर, तो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको बोला कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चीजों को डिफाइन कर लो कि वो मेटल कैटेगरी में आएगा कि नॉन मेटल। अगर 2.1 से उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो नॉन मेटल की कैटेगरी में आ जाएगा, और अगर कम हो तो ऑब्वियस है हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, मेटल की कैटेगरी में। अब मैं अगर इतना समझा पा रहा हूं बेटा, इतनी बात सबको समझ में आ रही, पहले बताइए पक्का? देखो स्केल स्केल अगर आप ध्यान दे रहे हो बेटा, तो वो जैसे आपने सुना हो कभी, अगर पीएच सुना, पीएच स्केल सुना है, तो पीएच की वैल्यू आपकी 7 है तो न्यूट्रल होता है ये बोलते हो, लेकिन वो 7 कोई यूनिट तो होती नहीं है ना। इसी तरीके से बेटा अगर हम स्केल देख रहे हैं तो स्केल कोई यूनिट नहीं बता रहे, वो आपको बता रहा है कि भाई उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू के बेसिस पे जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रही है। इज दैट क्लियर? इसलिए उसने जिस भी बेसिस पे उसने बताया बेटा, उसने केवल उस वैल्यू को कंसिडर करने के लिए बताया, तो आपको वो प्रॉपरली उसी तरीके से ध्यान में रखना है। अंडरस्टूड? डन? रेफरेंस एटम मतलब ना बेटा देखो, आप कहते हो ना कि भाई ये हमारी रेफरेंस, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे लिए जो एनसीईआरटी होती है उसको हम रेफरेंस बुक मान के चलते हैं। मतलब अगर कोई भी चीज है मेरे लिए सही होगी तो एनसीईआरटी ही होगी। अब आप भले, या हो सकता है कि भले बेटा आप जो बात कह रहे हो वो सही हो सकती है, लेकिन एनसीईआरटी ने कहा कि नहीं ये बात को हम इस तरीके से रखेंगे, तो मुझे मानना एनसीईआरटी को पड़ेगा, बिकॉज द रेफरेंस एटम, रेफरेंस बुक। तो इसी तरीके से बेटा यहां पर मैं रेफरेंस एटम की बात कर रहा हूं कि रेफरेंस एटम मतलब वो मुझे ये डिफाइन करेगा कि उसके बेसिस पे मैं मेटल और नॉन मेटल को डिफाइन कर सकता हूं, डिफरेंशिएट कर सकता हूं। तो वो एक ऐसा मीडिएटर होगा जो मुझे दोनों कैटेगरी को अलग करेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? इसे मैंने उसको रेफरेंस एटम माना है। क्या मेरी बात इतनी सबको समझ में आ रही है? तो मैं आगे चलूं? पक्का? अब मैं बात ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि रेफरेंस एटम अगर हमें पता चल चुका है, उससे बेस मेटल नॉन मेटल की बात पता चल चुकी है। अब मैं यही कह रहा हूं कि बेटा आपको कभी भी दिक्कत हो तो आप सीधे सीधे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पहचान के बता सकते हो कि कौन मेटल होगा कौन नॉन मेटल होगा। समझे? मतलब देखो एनसीईआरटी में अगर उन्होंने कहा कि भाई इस एटम को नॉन मेटल में बोल रहा हूं, तो आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो आपने सीधे सीधे देखा कि रेफरेंस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, तो आपको पता चल गया और आपने कहा कि भाई उससे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये नॉन मेटल तो हो नहीं सकता है। लेकिन एनसीईआरटी लिख रहा है बेटा तो ठीक है, रेफरेंस बुक है, मुझे माननी पड़ेगी, बट लेकिन आप तो क्लियर हो गए कि नॉन मेटल नहीं है। यस और नो? वो दिमाग में जितने भी डाउट उठते हैं ना बेटा, ये सब जोन आपको वहां से क्लियर करते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं बेटा, in a periodic table if we move left to right, which properties increases? metallic character increases or non metallic character increase? यानी नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। अगर नॉन मेटेलिक करेक्टर हमारे इंक्रीज करा लेफ्ट टू राइट,
तो इसका मतलब सीधे सीधे ये भी समझ में आ गया कि लेफ्ट टू राइट जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। देखो अभी अभी मैंने ट्रेंड भले ही नहीं बताया, लेकिन मैं अब कंडीशन से तो बोल सकता हूं ना, क्योंकि इतना तो हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल कहां को मिलते हैं। बोलो हाँ कि ना, समझे? ठीक, तो उस बेसिस पे बेटा हमारे पास लेफ्ट टू राइट जाने में, अभी देखो ट्रेंड लिखना मत, मैं केवल, क्योंकि जब मैं बताऊंगा तब अलग बात है, लेकिन अभी पहले आपको ये समझना है कि जो ट्रेंड भी बोल रहा हूं वो इसी पॉइंट के बेसिस पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको बोला आगे जाके मैं कुछ एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आपको बोलूंगा कि याद रखना कंपलसरी है, तो उनको याद रहने चाहिए, क्योंकि उनसे क्वेश्चन अच्छे से बना लेता है। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? और अगर मैं पीरियोडिक टेबल में, अब मैं आपसे पूछूं, अगर मैं पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आना चाहता हूं, तो अब क्या होगा बेटा? साइज बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आने में साइज बढ़ता है ना। साइज बढ़ने से वो एटम इलेक्ट्रॉन को अपने पास, क्योंकि साइज बढ़ने से देखो अब क्या हुआ, पहले छोटे साइज थे तो दोनों के बीच में बॉन्ड लेंथ जो होगी, जो यहां पर दिखा है, वो छोटी होगी, तो उसको खींचना इजी होगा, चाहे ये इजीली खींचे चाहे ये इजीली खींचे। लेकिन अब जैसे साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी तो बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? अरे बोलो हाँ कि ना। तो अब बॉन्ड लेंथ बढ़ी, अब यही एटम को यहां से इलेक्ट्रॉन खींचना थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि नहीं होगा? या ये एटम को यहां से खींचना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ चुकी है। और नीचे आएंगे ये और बढ़ेगा, और नीचे आएंगे और बढ़ेगा। समझे कि नहीं समझे? अब तो खींचना डिफिकल्ट हुआ, नीचे आते रहेंगे खींचना डिफिकल्ट होगा, तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम भी होते हुए जाएगी। तो टॉप टू बॉटम जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसलिए क्या होती है बेटा? डिक्रीज होते हुए चलती है, क्योंकि खींचने की टेंडेंसी कम होते हुई, तो बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, जो ये टेंडेंसी मैंने दिखाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जहां से डिफाइन कर रहा हूं, तो वो क्या हो गया बेटा? डिक्रीज होते जाएगा। अब डिक्रीज होते जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हो रही है, क्योंकि मैंने डिफाइन ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इस तरीके से किया। समझे? पक्का? तो ये ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो इतनी बात सबको समझ में आई कि पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग ये कंडीशन आपको जो कनेक्ट किए बेटा, ये सबको समझ में आया? अब मैं आपसे पूछूं बेटा, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपके सामने लिखा है, कौन है? अब मैं आपसे पूछूं बेटा, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोलो कौन सा होगा? लिथियम। सही है भाई। देखो इधर से इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है बच्चों, हाँ कि ना? तो इधर से इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, नेगेटिविटी का उल्टा। समझे? तो अगर इधर से इधर इलेक्ट्रो पॉजिटिव बढ़ रही है बेटा, तो अब बेटा ये यहां पर जो आएगा एटम वो, लेकिन ऊपर से नीचे भी तो हमारे पास क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ऊपर से नीचे भी बढ़ेगी। अभी मैंने बात करी। तो ये बताओ बेटा, मैं यहां से चलूं यहां, यहां से चलूं यहां, तो ये जो कंडीशन होगा बेटा मेरे लिए, एटम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कौन सा होगा? नॉट फ्रेंशियम। फ्रेंशियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो वो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है? रेडियो एक्टिव के लिए मैंने आपको पहले भी बोला बेटा, केमिस्ट्री अलग है, जिसे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोलते हैं, या रेडियो एक्टिविटी की बात की जाती है। दैट इज द डिफरेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है? उसका अलग ही स्टडी होता है, तो उसकी तो मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा। तो उसके अलावा मैंने आपको बोला कि फिर क्या आ जाएगा यहां पर? क्या बात हजम हुई सबको? पक्का? डाइजेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? तो इसलिए हमारे पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होगा, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन होगा? या मैं ये कहूं सबसे कम इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट कौन होगा? तो समझ जाओगे? पक्का? तो ये जो कंडीशन है बेटा, ये बहुत अच्छे से पहले क्लियर हो। तो ये जो सब बातें ना पॉलिंग ने कही है,
जो मैं आपको बता रहा हूं ये सब बातें पॉलिंग ने कही है। पॉलिंग ने अपनी और भी वैल्यू दी है, मैंने जिसमें आपको ज्यादा अभी कोई मेंशन नहीं किया है, मैं बाद में उसको एंड में आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग स्केल का जो अलग कंडीशन होगा। लेकिन पहले बेसिक को समझ जाए। मैं फिर से कह रहा हूं कि यहां पर दिक्कत क्या होती है कि अगर आप बेसिक नहीं कनेक्ट करोगे तो फिर आपको और चीजों में वो चीजें सब परेशान करेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? समझे? समझे? गुड। अब मैं आगे मूव कर रहा हूं बेटा। इस पॉलिंग स्केल के बाद सेकंड है मुलिकन स्केल। इसमें अगर आप बात करें तो इतना ही पॉइंट है, कोई ज्यादा नहीं है जिसके बेसिस पे ऐसा हो कि भाई आपको इजीली कनेक्ट कर रहा है। सेकंड हमारे पास आता है बेटा मुलिकन स्केल। मुलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। So Mulliken scale of electronegativity is a specific part। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि बेटा उसने जो बात कही उसने थोड़ा सा अलग तरीके से इस चीज को डिफाइन किया। उसने कहा कि बेटा जो जाई होता है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी which is equals to ionization energy प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। क्या बोला उसने? आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। अब देखो बेटा उसने क्या दिमाग लगाया, मैं फिर से ये कहना चाह रहा हूं, समझिएगा बात को। उसने क्या दिमाग लगाया? उसने कहा कि भाई देखो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कि उस पर्टिकुलर एटम की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, सही है ना? देखो ध्यान दो बेटा, इसलिए मैं कह रहा हूं आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ही यहां पर काम करना चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब उस इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन से निकालने के लिए जो एनर्जी आपको देनी है आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए, तो वो आयनाइजेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए बात की जाएगी, सही है? अब ध्यान दो, एक की आयनाइजेशन एनर्जी और उसी एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन को ऐड कर दिया जाए और ऑब्वियस है कि बेटा हमारे पास हम क्या करें, उसका एवरेज ले लें तो हमें यह बताया जाएगा कि वही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ये बात तो सही है, दिमाग लगाओ इसमें आप। चलो कि आयनाइजेशन एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी, सुनिएगा मेरी बात को बहुत अच्छे से, आयनाइजेशन मैं कनेक्ट कर रहा हूं मेरी बात, फिर से कह रहा हूं सुनिएगा, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी ऑब्वियस है कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। बोलो हां कि ना? अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो वो भी ज्यादा होगी, तो नेगेटिव में ज्यादा रिलीज करेगा, क्योंकि यहां हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पॉजिटिव ही मान के चलेंगे अगर हमने आयनाइजेशन एनर्जी को ज्यादा बोल दिया है तो। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? यस और नो? अब वो कनेक्ट होना चाहिए चीजें बहुत प्रॉपरली जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है। तो मुझे बताओ बेटा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसकी पॉजिटिव उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव। क्या ये बात सबको डाइजेस्ट हो रही है? डाइजेस्ट हो रही है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, यानी यहां पर मैं अगर वैल्यू के बेसिस पर जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही लिखूंगा ना। भले मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखा है बस आपके जानने के लिए, लेकिन वैल्यू जो होगी एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, एफिनिटी इज द, मैंने आपको रोल समझाया है, लेकिन एक्चुअली उसको समझोगे कैसे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। तो यहां दोनों एनर्जी की बात हो रही, तो कौन सी एनर्जी ली जाएगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भले ही लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां आएगा क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर एनर्जी के बेसिस पे बात करोगे तो। गॉट इट एवरीवन? मैं वही आ रहा हूं, वहीं पर पॉजिटिव क्या जो होगा वही लिखोगे ना यार बेटा। अब मैं यही तो समझा रहा हूं, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव। क्या मैं सही कह रहा हूं? समझा ना? अब मुझे ये पता है बेटा, यहां पर मैंने सीधे से पॉजिटिव प्लस किया है, प्लस मतलब मैं दोनों का एवरेज कर रहा हूं, तो इसका मतलब मुझे यहां ध्यान क्या देना है बेटा?
इन तो ऑब्वियस है, जैसा होगा उठा के वैसा ही रखना पड़ेगा। अगर जिसकी एफिनिटी पॉजिटिव है, मैंने पॉजिटिव साइन रखा, तो जिसकी एफिनिटी पॉजिटिव उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव फॉर्म आ जाएगी। क्या मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं? हाँ कि ना? पक्का? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा, ये बात तो सीधी सी है। पर जो एनर्जी रिलीज करता है उसकी एनर्जी रिलीज, गेन एंथैल्पी की बात हो रही है, तो ऑटोमेटिकली बेटा हमारे पास उसकी आयनाइजेशन एनर्जी तो ज्यादा होगी। अब आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में, ये साइन ऑटोमेटिकली नेगेटिव में आ जाएगा, बीच में जो साइन लिखा है। समझे? दोनों को माइनस करोगे, उसका एवरेज ले लोगे बेटा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो वो वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। अंडरस्टूड एवरीवन? अब यहां थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो ये है कि आप यूनिट क्या ले रहे हो। समझे? आप यहां पर यूनिट क्या ले रहे हो, तो यूनिट जो लोगे बेटा उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया तो अलग कंडीशन चलेगी, आपने किलो जूल में लिया तो अलग कंडीशन चलेगी। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं बेटा कि वो पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो उस पॉइंट में भी डिपेंड करता है कि आप एनर्जी को किस फॉर्म में ले रहे हो। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। देखो अभी तो सिंपल फॉर्मूला, यहां पर एक दो चार लाइन छोड़ देना, आगे जाके आपको बताऊंगा कि अगर आप इस पर्टिकुलर यूनिट में जाओगे तो आपको ये फॉर्मूले में चेंज करना पड़ेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा है ना हमने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यार किलो जूल। So 1 electron volt equals to how many joule? तो मुझे लगता है कुछ ही लोगों को याद है ना? ये सबको याद है? बस आजू बाजू में सबने बोल दिया, अब तो पता चल गया, लेकिन दिल से हाथ रखो कि सबको याद था कि नहीं था। देखो सच्चाई बेटा, सच्चाई बोला करो, अच्छा लगता है। उस भाई ने बोला याद नहीं था, और भी बहुत सारे हैं मुझे पता चला है, लेकिन आप अंदर से नहीं बोलो तो अलग बात, और बोलो और किसको पता नहीं था। बोलो बोलो, मुझे तो पता है बेटा। 1 2 3 हाथ खड़े कर ले बेटा, तू भी देखो देखो इधर भी। अब ऐसा नहीं कि बेटा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी हैं, अभी और हैं, इधर उधर देख के मत करो, और भी हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं। ध्यान रखना, दूसरी चीजों में फंस जाओगे मेरे हाथ से, इसलिए अभी भी बोल रहा हूं, जितने लोगों को पता है कि भाई नहीं याद है तो हाथ खड़े कर लेना, ठीक है? ध्यान दो, अभी आप क्या कह रहे थे? याद है। और कितने लोग लिख रहे हैं? 10 से ऊपर लोग निकल चुके हैं जिनको याद नहीं। और आप पता है, मैं इसी वजह से कह रहा हूं, आप अपने लिए यही स्लो पॉइजन लेके चलते हो और यही प्रॉब्लम करता है बाद में आप। इसलिए कभी भी ना चीजों को पढ़ रहे हो बेटा, तो मैंने आपको बोला उसको संभाल के रखो। एक मूवी की स्टोरी आप अगर बेटा कई महीनों तक अपने दिमाग में सेट करके रख सकते हो बेटा, तो ये कोई नई चीज तो है नहीं कि बेटा आप, ऐसा नहीं कि आप पहली बार पढ़ो। और मैं ऐसी चीज तो पूछ भी नहीं रहा हूं जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपको बताए वही चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं। बस ये इंटरेस्ट का खेल है, क्योंकि हमें जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं करना है तो हम याद नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि मूवी में हमें जिंदगी में बहुत कुछ करना है, मूवी देख के हम बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना? लाइफ बन जाएगी मूवी देख के, क्योंकि वो याद रहती है ना। तो इसका मतलब बेटा वो जो याद रहती है वही लाइफ बनाएगा। ये केवल ना, मैं आपको इसलिए बार बार कहता हूं कि समझना बहुत जरूरी है कि हम काम क्या कर रहे हैं, और उसमें परफेक्शन होना बहुत जरूरी। आपके सामने आप लोगों ने ही कहा कि हां हमें याद है, मैंने दोबारा बोला कि याद नहीं है, सच बोलो, दिल पे हाथ रखो, सच में कितने लोगों को याद है, कितनों को याद नहीं है।
एक का रिप्लाई आया तो फिर तब भी मैंने बोला कि सच बोल लो अभी भी अच्छा लगेगा, तो आप अपने आप हाथ खड़े होना स्टार्ट हो गए। एक तो क्या होता है ना, आप अपनी रियलिटी से पीछे भागते हो, सर हमारी कमियां क्यों दिखाना है हमको, और वो भी यहां इज्जत नहीं डूब जाएगी क्या? क्या इज्जत लेके जाएंगे हम? इज्जत कमाने आए हो या फ्यूचर बनाने आए हो? मुझे तो लगता है इज्जत कमाने आए है ना बेटा। जिस दिन फ्यूचर नहीं बनेगा ना, उस दिन कोई इज्जत करने वाला है ही नहीं, ये समझ जाओ पहले तो। जो आज आपको ये समझते हैं कि भाई हाँ ये अच्छा करेगा, ये अच्छा करेगी कहकर, तो वो लोग समझ के चलते हैं ना बेटा, कल के दिन जब आप कुछ नहीं बनोगे ना, वही आपको पूछेंगे ही नहीं, एक्सेप्ट आपके फैमिली वाले, और कोई नहीं। क्योंकि उनके लिए तो बेटा आप चाहे कैसे भी हो उनके अपने। लेकिन वो कहते हैं ना, बाहर वाले जो लोग कहते हैं कि भाई ये अच्छा करेगा, ये बहुत अच्छा कर रहा है, ये करा वो करा, 10 लोग जो हमारे हमारे जीवन के, हमारे लाइफ के साथ खेलते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा पता कितनी मेहनत करनी है बेटा। क्या मैं सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना? बाहर वाला आके बेटा, अपने रिलेटिव ही होते हैं बेटा ऐसे जो बोलने वाले होते हैं, कोई दूर की बात है नहीं, ठीक है ना। तो वो यही कहते हैं कि भाई इसको ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। वो क्या होता है बेटा, वो चने की झाड़ में चढ़ा देते हैं और गिरने में भी देरी नहीं होती है, ठीक है। इसलिए क्या है बेटा कि कम से कम ये समझ जाओ कि बेटा यहां हमें अपने फ्यूचर के लिए सोचना है, तो कम से कम अपने लिए तो सच बोले। अंदर अंदर ही ये चलता है, हाँ नहीं आता है, लेकिन बोले कैसे बाहर? सब लोग आजू बाजू में देख रहे हैं, कोई देखे ना। ये मैं आपको फिर से बोल रहा हूं बेटा, ये करके आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। लेकिन ये ध्यान दो बेटा कि अगर आपको याद नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसके बिना आप यहां पर कुछ नहीं कर। इसलिए मैंने आपको बोला मैं लिख नहीं रहा हूं, चाहूं तो मैं भी लिख दूं, लेकिन याद ही नहीं है, फिर आधे लोगों को पता ही नहीं चलेगा। अब इसलिए कह रहा हूं कि एक बार अच्छे से घर पे देख लेना, और कम से कम उस बहाने बेटा वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और जब वो देखोगे तभी जाके यहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए मैंने आपको पहले बोल दिया था कि वो 2-4 लाइन छोड़ देना, ताकि मैं बाकियों के लिए जो बात करूंगा तो वो ऐड कर पाएंगे हम वहां पर। इसलिए मैं आज सिंपल फॉर्मूला, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि बेसिक चीजें आपको बताऊंगा। समझे? समझे कि नहीं समझे? इसलिए थोड़ा ध्यान रखो बच्चों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूं, समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये मूलिकन स्केल है, तो उसने इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन किया। लिख दो, लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मैंने क्या बोला, दोनों टर्म एक ही है यार, हम ऑलरेडी यही बता के चले हैं, फिर भी अपन हम एक ही चीज में फंसे रहे हैं, तो क्या फायदा उसका है? हाँ, तो मैंने कब मना किया नेगेटिव नहीं लिखना? क्या कर, उसने यही पूछा था, मैंने यही तो बोला कि बेटा हम जो वैल्यू होगी विद साइन वही लिखेंगे क्या कर। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो पॉजिटिव होती ना, जिसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव होती है ना बेटा। तो अब मुझे एक चीज बताओ कि मैं अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख रहा हूं और उससे आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो बेटा मेरा काम तो यही था कंफ्यूज करने का, कर दिया। इससे तो ये समझ में आना कि आपके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अभी भी आपके कंफ्यूजन के जोन में ही। मैं सही कह पा रहा हूं? दोनों पैरेलल चलते हैं बेटा। मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखूं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मैं यहीं पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी लिख दूं इसमें, तब भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर आप यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द टर्म कि भाई एफिनिटी पॉजिटिव होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, मैं फिर से कह रहा हूं, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो अब यहां तो मैं अगर दोनों केसेस में एनर्जी को ले रहा हूं तो एनर्जी की ही वैल्यू लूंगा ना।
तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एनर्जी। एफिनिटी जो क्या है, एक टर्म है बेटा, एफिनिटी पॉजिटिव बता रही है। पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि बेटा जो वैल्यू आप ले रहे हो वो उसकी पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव हो रहा है। तो आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखा तो साइन अपने आप नेगेटिव हो जाएगा ना बीच में। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि हमें तो साइन को के साथ ही लेना है ना, तभी तो हम कनेक्ट कर पाएंगे ना। समझे कि नहीं समझे? और दोनों एनर्जी है तो दोनों एनर्जी के बेसिस पे लिया जाएगा। इससे मैं बार बार कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वहां पर बात की जा रही, ठीक है। तो और क्वेश्चन में आपको वो इसी तरीके से परेशान करता है। तो चीजें बहुत सिंपल ही हैं। अगर कनेक्ट कर रहे हैं बेटा तो उसको सिंपली कनेक्ट करो कि एक की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, तो उसके बेसिस पे हम यहां पर डायरेक्टली उसको रिप्लेस कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? और साथ में अगर आपको यह कंफ्यूजन होता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप कंफ्यूजन हो रहा है बेटा तो इसको आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो कि यहां पर आपने डायरेक्टली आयनाइजेशन एनर्जी लिखा प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऐसे लिख दो ब्रैकेट में बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऐसे लिख दो डिवाइडेड बाय 2। तो ये भी हमारे पास और करके लिख सकते हो बेटा इसको, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करेगा बेटा। समझे कि नहीं समझे? लेकिन इन चीजों से परेशान होने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि भाई जब आप अच्छी अच्छी चीजों को समझ पाते हो तो इन चीजों में फिर आपको ना खुद परेशान होना चाहिए, ना उनमें उनके अंदर इतना डेप्थ में जाके कि उसको इतना आप कॉम्प्लिकेटेड बनाओ कि फिर खुद कंफ्यूजन क्रिएट हो। ऐसा ना हो ये मैं चाहता हूं, क्योंकि आप अच्छी चीजें समझते हो बेटा। ये तो सिंपल चीजें हैं, यहां पर क्या दिक्कत आ रही है यार? क्योंकि इसके लिए तो हम पहले बोल चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसकी पॉजिटिव उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव। तो ऑब्वियस है कि बेटा हमें एनर्जी से रिलेट करना है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही लेना पड़ेगा। तो सीधे से पुट करो, निकालो आंसर। समझे? समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना बेटा? ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखो, अब तो मुलिकन ने ये पूरा एक्सपेरिमेंटली जो भी बात कही उस बेसिस पर उसको रखा। मैंने आपको क्या बोला कि मुलिकन ने भी आगे चल के क्या बात कही कि पॉलिंग स्केल ही सही है, और पॉलिंग स्केल ही सही है तो उसके लिए उसने कंडीशन दे दी कि पॉलिंग स्केल के लिए हम यहां पर अगर लेके चलते हैं तो डिपेंड करता है कि एनर्जी किस फॉर्म में हो। अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में हो तो अलग केस बनेगा, और अगर एनर्जी हमारे पास हम किलो जूल के फॉर्म में लेके चलें तो अलग केस बनेगा, जिसको मैंने आपको बोला कि मैं बाद में अलग अलग फॉर्मूले के बेसिस पे मेंशन करूंगा। लेकिन पहले बाकी की चीजें बाकी लोगों को क्लियर हो जाए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हमारे पास एनर्जी जो आपके किलो जूल में होता है उसमें रिलेशन क्या होता है। अब मैं आ जाता हूं बेटा थर्ड कैटेगरी में। थर्ड कैटेगरी जो है बेटा हमारे पास, ऑलरेड रोचो में उसने पर्टिकुलर बात कही कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू ऑलरेड रोचो scale of electronegativity, the force is directly proportional Z effective and inversely proportional R square। और याद करो बेटा ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है, हाँ कि ना? तो इसी में उसने वेरिएशन क्या किया बेटा कि फोर्स विच इज इक्वल्स टू ए जेड इफेक्टिव बाय आर स्क्वायर प्लस बी, ये फॉर्मूला दे दिया, और इसी फोर्स को उसने बोल दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी जाई। ठीक है, अब इसमें देखो बेटा समझने की कोशिश करना कि ए और बी क्या है। मैं बोल दे रहा हूं ए और बी कांस्टेंट है, बट ए जो है बेटा वो आपका प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है और बी जो है वो एडिशनल कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है? क्योंकि ऐड हुआ ना, प्लस होके लिखा है, तो B क्या है बेटा? एडिशनल कांस्टेंट, और A क्या है? प्रोपोर्शनली कांस्टेंट।
और दूसरी बात यह आई बेटा, ये ए और बी के आपके कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन कर देगा इफ इन केस वो न्यूमेरिकल बनाता है। पहले न्यूमेरिकल ना के बराबर बनते हैं, मैं फिर से भी बोल दे रहा हूं, लेकिन इफ इन केस अगर उसने बताया तो आपको बेटा यहां पर कंप्लीटली वो आपको वैल्यू दे देगा ए और बी की। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये हमारे पास उस पूरे पॉइंट को बताया। एक मिनट बेटा, हाँ, तो अब कंडीशन क्या है उसको यहां से समझिए। जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, तो उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को उतनी अपनी ओर को खींच पाएगा। और अब वही मैंने बात कही थी, अब ध्यान दो, साइज बढ़ गया, यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, साइज बढ़ा, साइज बढ़ने से ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, तो यहां से अब वो इलेक्ट्रॉन को खींचना डिफिकल्ट होगा इधर लाना, क्योंकि साइज बढ़ने से न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन से बहुत दूर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जेड इफेक्टिव कम हुआ। और आप ये कहते भी ऊपर से नीचे आने में जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? यस और नो? कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? जी बेटा बोलो। नहीं 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 नहीं, ये तो जनरल कंडीशन है ना बेटा, चार्ज के बेसिस पे बना था ना यार, वहां से हमने रिलेट किया। मैं तो इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं कि इसमें उसने करके ये फाइनल दिया, नीचे हमने लिखा कांस्टेंट के साथ। डन? क्लियर है सबको? यहां तक समझ में आया? यस बेटा, किसी को कोई तो बोल सकते हैं यहां तक।